गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए सभी लोग। भाई कुछ लोगों ने बहुत सारा पेज लिख के दिए थे आप लोग, मैं उनका चेक करके ला दिया हूँ। तो जिनका भी है वो ले लीजिए या ज़्यादा समय ले लीजिएगा। नहीं, इसी बैच के आपके हैं ये दोनों। ले जाइए। इसमें पीछे में हमने आपकी जो अच्छाइयाँ हैं वो लिख दिए, सारे क्वेश्चन पढ़ के कि आपको करना है ये हमने लिख दिया है ना। एक और है किसी का। शास्त्री जी का नहीं है ये। कहाँ पर पहुंचे थे हम लोग पिछले क्लास में? वनाग्नि के प्रभाव में थे हम लोग, है ना। तो बाकी बचे हुए कर लिए हैं ना आप उसे। तो मानव लिखाना है वो, कोई लिखाने वाली चीज है। तो पिछले क्लास में हम लोग वनाग्नि के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ते हैं इसका जिक्र कर चुके थे, है ना। मानव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो अपने पर भी समझा जा सकता है। हमारे आपके अगर मान लीजिए कहीं जंगल हो, कहीं वन हो और वो जल जाए, तो उसका हमारे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही समाज पर प्रभाव पड़ेगा, है ना। अब आप सोचिए कि आपके 5 कट्ठे 5 एकड़ में जंगल थे, अब वो जंगल किसी कारण से जल गया, तो फिर उसका क्या नुकसान आपके लिए हो सकता है ये आपको समझना है। तो अब आप नहीं बता सकते हैं कि अगर जंगल आपका जल जाएगा तो क्या नुकसान होगा उससे। आप इस तरीके से इसको समझिए कि वन संसाधन से हमें दो प्रकार का लाभ मिलता है, एक प्रत्यक्ष लाभ होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष लाभ होता है। तो प्रत्यक्ष लाभ जो होता है वो तो आप कई सेवाओं के रूप में वन से प्राप्त करते हैं, और जो अप्रत्यक्ष लाभ होता है वो आपको पर्यावरणीय पारिस्थितिकीय सेवाएं मिलती है। तो अगर आपने वन संसाधन से मिलने वाले लाभ के बारे में पढ़ा है तो फिर इसका उत्तर वहीं से निकल कर आएगा कि वन अगर समाप्त हो जाए तो उसका मानव समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो मानव पर प्रभाव इसका जो पड़ेगा वो दो तरीके से, बस अब शांत हो जाएंगे तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक, वनों से मिलने वाले, वनों से मिलने वाले प्रत्यक्ष लाभों, प्रत्यक्ष लाभों की हानि, है ना। और दूसरा, वनों से मिलने वाले, आज लगता है कि सर्दी का माहौल ज्यादा है ना। हमें हमें भी महसूस थोड़ा सा हो रहा है आज। नहीं, बंद तो नहीं करवाएं क्योंकि वातावरण फिर गर्मी देखो, है ना। वनों से मिलने वाले
मिलने वाले अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट लाभों की हानि, है ना। तो वनों से हमें जो प्रत्यक्ष लाभ मिलता है, वो लाभ हमें क्या मिलता है वो हमें ध्यान रखना है। क्या वनों से हमें टिम्बर की प्राप्ति होती है, तो इमारती लकड़ी की प्राप्ति होती है, उसकी हानि। क्या वनों से हमें औषधि और जड़ी बूटी की प्राप्ति होती है, तो औषधि और जड़ी बूटी, बाबा रामदेव को देखिए, है ना, भारतीय वन संसाधन का उपयोग करके ना करबों का रामदेव ट्रस्ट बन गया और होगा। तो औषधि और जड़ी बूटी की हानि। क्या वनों से हमें चारा मिलता है, तो फोडर की हानि। क्या वनों से हमें जो है सो ईंधन मिलता है कि नहीं मिलता है, ईंधन मिलता है। पांचवा, वनों से हमें कंद मूल फल फूल की प्राप्ति होती है, तो इसकी जो है सो हानि। क्या वनों से हमें और क्या मिलता है, उद्योगों के लिए कच्चे माल मिलता है, तो उद्योगों के लिए कच्चे माल, है ना, कई सारे इंडस्ट्री है ना वन आधारित होते हैं ना, तो उद्योगों के लिए कच्चे माल की हानि होगी। क्या वनों से हमें गोंद की प्राप्ति होती है, क्या वनों से हमें लाह की प्राप्ति होती है, क्या वनों से हमें शहद या मधु की प्राप्ति होती तो लाख जिसको आप कहते हैं, है ना, वनों से हमें शहद की प्राप्ति होती है, शहद या मधु, तो इस तरीके के। और दसवां जो अन्य लघु उत्पाद हो जाए, अन्य गौण उत्पाद, है ना, तो इस तरह के उत्पाद जो हमें वनों से मिलते हैं, वन संसाधन के विनाश से इसकी हानि। और अप्रत्यक्ष हानि में क्या हो सकता है, प्रत्यक्ष हानि में अगर और आप जाएंगे तो क्या इससे 11वां पर्यटन की हानि हो सकती है, पर्यटन की हानि। और पर्यटन की हानि के साथ साथ ये स्थानीय समुदाय के आजीविका की हानि का कारण बनेगा, स्थानीय समुदाय के आजीविका की हानि। और कुल मिला के यह जो कारण बनेगा वो देश की जीडीपी पर प्रभाव डालेगा, जीडीपी में कमी, क्योंकि वन संसाधन का योगदान है ना देश के जीडीपी में। तो हमें इस तरीके से पॉइंट फॉर्म में ही एग्जाम में भी लिखना है कि वनों से हमें किन किन चीज़ों की प्राप्ति होती है। और वन के जलने से आज भी पेपर में है वनाग्नि के बारे में, अमेरिका में जो उत्तरी कैरोलिना और दक्षिणी कैरोलिना में जंगलों में आग लगने की घटना के बारे में आज भी है। इसलिए अगर आप इस बार पीटी देने जा रहे हैं तो पीटी के लिए भी तैयार रहना है, और मेंस के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए इस बार, है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। अप्रत्यक्ष लाभ हमें वनों से क्या मिलता है, क्या अप्रत्यक्ष लाभों में वनों से हमें नैतिक मूल्य की प्राप्ति होती है, नैतिक मूल्य, है ना। दूसरा, क्या वन आध्यात्मिक उत्थान में सहायक है, आध्यात्मिक उत्थान में सहायक है। क्या वनों से हमें जो सकारात्मक सोच को प्रभावित करता है। अगर आप देखेंगे, अगर हमारे आपके आसपास हरे भरे वातावरण हो तो अच्छे वातावरण में क्या होता है, मन में अच्छे विचार पनपते हैं ना। आप प्राचीन काल में भी देखते होंगे कि भारत में जो 4 आश्रम की व्यवस्था है ना, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। तो चौथे आश्रम में कहाँ पर लोग जाते थे, वन में, और वहीं पर धर्म दर्शन जो भी चीज़ें हैं उसकी खोज, उसकी उपनिषद की व्याख्या, सारी चीज़ें।
तो मन में एक आसपास अगर हरे वातावरण हो तो मन में सकारात्मक सोच आता है, इससे नैतिक मूल्यों का उत्थान होता है, आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ती है। अभी भी आप देखते हैं कि अपने प्रधानमंत्री जी का थोड़ा सा कामकाज से मन भर जाता है तो चले जाते हैं हिमालय की ओर, कुछ दिनों के लिए लगा देते हैं अपना कैंप लगा देते हैं ना, तो फिर नई ऊर्जा लेते हैं और फिर नई ऊर्जा लेकर आते हैं और फिर से काम में लग जाते हैं। आप लोग भी नई ऊर्जा लेने के लिए नाना प्रकार के साधनों का प्रयोग करते होंगे, तो मैंने कुछ गलत बात तो नहीं कहा है? तो जिसके पास जैसी सुविधाएं हैं वैसी सुविधाओं का प्रयोग करते हैं, अपने आध्यात्मिक उत्थान नैतिक उत्थान के लिए करते हैं। इसके अलावा क्या वनों से हमें मौसमी मौसमी परिमार्जन करता है वन? मौसमी परिमार्जन, मौसमी परिमार्जन का अर्थ है कि क्या वन वायु प्रदूषण कम करने में सहायक है? यस या नो? क्या वन ध्वनि प्रदूषण कम करने में सहायक है? क्या वन तूफान रोकने में सहायक है? तो इस तरीके के मौसमी परिवर्तन और मौसमी आपदाओं के दुष्प्रभाव को भी कम करने में क्या है, ये सहायक है। और वन जो है सो हमें किससे बचाता है? ये बाढ़ और सूखे से बचाता है ना, बाढ़ और सूखे से। तो इस तरीके के जो अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं वन संसाधन से, उसकी भी हमें क्या होती है, हानि होती है। तो हमें पॉइंट फॉर्म में ही एग्जाम में भी लिखना है, ये ध्यान में रखेंगे, कहानी की तरह नहीं लिखना है, एक एक पॉइंट करके एक एक पॉइंट करके बताना है हमें। एक प्रभाव पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो आ चुका है। और दूसरा हमने देखा है कि मानव समाज के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट एक हेडिंग हो जाएगा इसी टॉपिक में, वनाग्नि प्रबंधन की दिशा में प्रयास। वनाग्नि प्रबंधन की दिशा में प्रयास, है ना। यानी कि भारत सरकार के द्वारा वनाग्नि प्रबंधन की दिशा में क्या क्या कार्य किए गए हैं, ये हमें जानना है ना। तो वनाग्नि प्रबंधन की दिशा में जो पहला प्रयास किया गया है वो एक है, भारत सरकार के द्वारा वन अस्कार असेसमेंट, वन अस्कार असेसमेंट की नीति है ना। तो वन अस्कार असेसमेंट की जो नीति है भारत सरकार की, बेसिकली यह मूल्यांकन करती है यह वनाग्नि या वनाग्नि से होने वाली हानि की मूल्यांकन करने की नीति है ना। मूल्यांकन करने की नीति है। इस लाइन का अर्थ क्लियर है इसी में कि कहीं पर भारत में अगर वनाग्नि की घटनाएं होती है, इस बीच में भारत में भी कहीं कहीं पर वनाग्नि की घटना हुई है। कुछ दिन पहले राजस्थान के एक नेशनल पार्क में हुआ था, क्या नाम था उसका? करंट नहीं पढ़, इसका मतलब पेपर नहीं पढ़ते हैं आप लोग। अब देखिए एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं, आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लीजिए कि राजस्थान के उस नेशनल पार्क में वनाग्नि हुई, चर्चा उसके कारण में है वो, तो कोई जरूरी नहीं है कि वनाग्नि ही पूछा जाएगा, वो उस नेशनल पार्क के बारे में पूछा जा सकता है। कुछ नेशनल पार्क की उस भू जलवायु दशा देकर स्टेटमेंट पूछा जाए, क्या सही है क्या गलत है। दूसरा, वो नेशनल पार्क किस प्रकार के प्राणी के लिए प्रसिद्ध है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वनाग्नि के कारण वो चर्चा में है तो वनाग्नि ही पूछे जाएंगे, उस नेशनल पार्क के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। करंट का चीज यही होता है कि चर्चा में है तो वो क्यों है और कौन सा चीज चर्चा में है। तो भारत सरकार ने एक वन अस्कार असेसमेंट की नीति अपनाई है, जिससे वनाग्नि से कितना प्रत्यक्ष और कितना अप्रत्यक्ष हानि होती है उस नीति को इसमें एसेस किया जाता है। दूसरा जो भारत सरकार के द्वारा है वो है जिसको हम कहते हैं फायर लाइन का निर्धारण। फायर लाइन का निर्धारण, तो फायर लाइन के निर्धारण, इसका अर्थ मूल होता है कि यह वनाग्नि
वनाग्नि को फैलने से या विस्तारित होने से, फैलने से रोकने की नीति है ना, रोकने की नीति है ना। इसका अर्थ ये हुआ है वन फायर लाइन निर्धारण करने का। आप जैसे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि वनाग्नि दो तरीके का होता है, एक सतह वनाग्नि होता है और एक क्या होता है, छत्र वनाग्नि होता है। छत्र या कैनेपो फॉरेस्ट में होता है कि ऊपर से नीचे की ओर वनाग्नि आ रही है, और सतह वनाग्नि का अर्थ होता है कि सतह से नीचे से ऊपर की ओर वनाग्नि जा रहा है। तो हम जो फायर लाइन का निर्धारण करते हैं, इसका अर्थ ये है कि ये कुछ चौड़ा हो सकता है। मान लीजिए कि ये कोई वन क्षेत्र है और इस वन क्षेत्र में यहाँ पर आग लगा हुआ है, और अगर सतह वनाग्नि है तो वो जमीन क्या होगा, चारों तरफ इसका एरिया क्या होगा, फैलता जाएगा, है ना। तो हम फायर लाइन में क्या करते हैं कि जिधर की ओर वनाग्नि फैल रही है, कोई जरूरी नहीं चारों तरफ फैलेगा, जिधर की ओर फैल रही है तो उस तरफ हम क्या करते हैं, जमीन के कुछ हिस्से को बिल्कुल साफ कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर है, इतने एरिया को हम बिल्कुल क्या कर देंगे, साफ कर देंगे। खर पतवार जितना भी चीजें होती है सबको हम क्या कर देंगे, हटा देते हैं। तो इससे क्या होगा कि इसको आगे फैलने के लिए जो ईंधन चाहिए वो ईंधन नहीं मिलेगा। गांव सब में भी आप देखते हैं ना, कहीं पर जब आग फैलता है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आप उस वस्तु को हटाने का प्रयास किया जाता है जो उसके कांटेक्ट में जल्दी जाएगा। तो कांटेक्ट की वस्तुओं को आप हटा देते हैं तो आग फैलना क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। तो जब भी वनाग्नि होती है तो फायर लाइन को निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। और फायर लाइन का अर्थ यही है कि जिस दिशा में वनाग्नि या वन आग का प्रसार हो रहा है उसके साइड में हम क्या करते हैं, कुछ चौड़ा, जैसे मान लीजिए क्लासरूम बड़े चौड़े क्षेत्र को हम क्या कर देंगे, जमीन पर से खरपतवार, ईंधन, जितनी भी चीजें हैं सब साफ कर देंगे। तो जब साफ कर देंगे तो फिर आग फैलने का डर नहीं रहेगा। तो इसको हम कहते हैं फायर लाइन निर्धारित करने की नीति है। तीसरा जो भारत सरकार ने पॉलिसी अपना रखे हैं उसको हम कहते हैं सुदूर संवेदन, सुदूर संवेदन, सुदूर संवेदन तकनीकी से निगरानी, सुदूर संवेदन तकनीकी से निगरानी। तो सुदूर संवेदन क्या है ये तो हम लोग जानते हैं ना। सुदूर संवेदन करते हैं, कई बार चर्चा हुआ है कि ये ऐसी प्रणाली है जिसमें अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रह से हम धरातल की वस्तुओं को उसके संपर्क में आए बिना क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए हम उपग्रह का उपयोग करते हैं। उपग्रह में लगे जो थर्मोग्राही कैमरे होते हैं या जो इंफ्रारेड का वो प्रयोग करता है, उससे हम क्या करते हैं, जमीन की सूचनाओं को कलेक्ट कर लेते हैं। और जमीन की सूचनाओं को कलेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, सैटेलाइट फिर कंट्रोल सेंटर को भेजेगा। कंट्रोल सेंटर से हम वो सारी सूचनाएं निकाल लेते हैं। तो जो भारत सरकार है सुदूर संवेदन तकनीकी से इसकी निगरानी करते हैं। चौथा जो है वो क्या है, चौथा है राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्वदेशी, राष्ट्रीय स्वदेशी वनाग्नि पूर्व, वनाग्नि पूर्व चेतावनी प्रणाली, चेतावनी प्रणाली का विकास, का विकास किया गया है। और ये जो राष्ट्रीय स्वदेशी वनाग्नि पूर्व चेतावनी प्रणाली है ये 2016 में विकसित किया गया और 2017 से ग्रिड कनेक्ट हो चुका है, ग्रिड से स्थापित है। ग्रिड से स्थापित है कहने का अर्थ है कि अब ये जो हमारा स्वदेशी वनाग्नि पूर्व चेतावनी प्रणाली है ये क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। स्वदेशी का अर्थ हम लोग क्या जानते हैं, इंडिजेनस, यानी कि ये इंडियन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, इसमें हमने किसी विदेशी तकनीकी का प्रयोग नहीं किया है। तो हमारे पास एक राष्ट्रीय स्वदेशी वनाग्नि पूर्व चेतावनी प्रणाली भी है जो 2016 में विकसित किया गया और 2017 से वो क्या हो चुका है, ग्रिड से कनेक्ट है। ग्रिड से कनेक्ट होने का अर्थ है कि जैसे आप देखते हैं कि
इसको इस तरीके से समझिए, एक होता है ऊर्जा इंस्टॉल उत्पादन, और उत्पादन के बाद होता है उसको ग्रिड से कनेक्ट कर लेना। ग्रिड से कनेक्ट कर लेने का अर्थ होता है कि अब वह ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है, ग्रिड से ट्रांसमिशन के माध्यम से जहां ले जाना होगा वो चला जाएगा। तो ग्रिड कनेक्टिविटी का अर्थ यही है कि अब इसका फोरकास्टिंग में यूज संभव है। पांचवा जो है वो है राष्ट्रीय वनाग्नि राष्ट्रीय वनाग्नि कार्य योजना है। राष्ट्रीय वनाग्नि कार्य योजना, तो ये जो राष्ट्रीय वनाग्नि कार्य योजना है ये बेसिकली केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र प्रायोजित। और केंद्र प्रायोजित है परंतु राज्य सरकार के वन विभाग की सहायता से चलाया जा रहा है। राज्य सरकार की वन विभाग की सहायता से चलाया जा रहा, और इसमें जो उद्देश्य है वो 3 मूल उद्देश्य है। पहला, ये जो राष्ट्रीय वनाग्नि पूर्व चेतावनी प्रणाली है उसमें पहला है जिले स्तर पर वनाग्नि प्रबंधन की योजना बनाना। दूसरा, स्थानीय समुदाय को जागरूक करना। और तीसरा है इसमें तकनीकी सहायता, है ना, तकनीकी सहायता। तो ये किसी क्वेश्चन में टेल पार्ट में हो सकता है कि वनाग्नि प्रबंधन पर जो राष्ट्रीय कार्य योजना है उसके बारे में, जैसे हम लोग भूस्खलन सब पढ़े थे, याद है ना। तो भूस्खलन जब पढ़े थे तो उसमें भी हमने देखा था कि पूछा था कि भूस्खलन पर जो राष्ट्रीय प्रबंधन योजना है उसके बारे में आप हमें बताइए। तो ये जो योजना है बेसिकली केंद्र प्रायोजित है, बट चलाया किसके सहयोग से जा रहा है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार के वन विभाग से। 3 मूल पर्पस है कि भारत में जो भी वनाग्नि प्रभावित राज्य हैं उसमें जिले स्तर पर वनाग्नि प्रबंधन की क्या होनी चाहिए? एक योजना होनी चाहिए। ये राज्य सरकार बनाएंगे, केंद्र सरकार उसमें क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। दूसरा है स्थानीय समुदाय को जागरूक करना, यानी कि अगर जहाँ पर वनाग्नि होती है अगर वहाँ का रीजनल कम्युनिटी जागरूक है तो प्रशासन के लिए वो क्या हो सकता है? सूचनाओं का द्वार हो सकता है ना, क्योंकि हर एक जगह प्रशासन तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर स्थानीय लोग जागरूक हो, समय पूर्व अगर प्रशासन को सूचना दे और समय पर सूचना दे तो प्रशासन उससे मिलकर क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। और तकनीकी सहायता, यानी कि आप योजना बना रहे हैं, प्रबंधन कर रहे हैं, उसमें आपको जो भी तकनीकी सहायता की जरूरत होगी वो केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा? उपलब्ध कराया जाएगा। तो एक राष्ट्रीय वनाग्नि कार्य योजना है भारत सरकार का। छठा जो इसमें है वो है राष्ट्रीय वनाग्नि प्रबंधन योजना। राष्ट्रीय वनाग्नि प्रबंधन योजना है, ये मैनेजमेंट प्लान है और वो कार्य योजना है। तो ये जो प्रबंधन है ये भी केंद्र प्रायोजित है, केंद्र प्रायोजित। और केंद्र प्रायोजित है, इसमें राज्यों को वनाग्नि प्रबंधन के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जाती है। तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जाती है। 7वां, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि वनाग्नि के लिए हॉटस्पॉट, वनाग्नि के लिए हॉटस्पॉट वाले
राज्य एवं जिलों की जिलों की पहचान जिलों की पहचान की गई है ना, की गई है। तो ये प्रश्न जब भी आएगा, इसका एक पार्ट जरूर होगा कि वनाग्नि प्रबंधन के लिए सरकार के द्वारा क्या कार्य किए गए हैं, ये किसी न किसी प्रश्न में जरूर होगा। तो स्पष्ट पॉइंट सब हमें ध्यान में रखना है, और एग्जाम में लिखना भी ऐसे ही है ना, एक पॉइंट पर आप ज़्यादा बदल मत दीजिएगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं पीछे से आके। तो पहला पॉइंट इसमें क्या था, जब हम लोग आए थे यहाँ से, तो भारत सरकार ने वनाग्नि प्रबंधन के लिए सबसे पहले क्या बनाया, बर्न स्कार असेसमेंट। ये क्या है, तो आप जब भी पढ़े ना तो थोड़ा सा चीज़ों को रटने का नहीं करना है, समझना और उसको एनालाइज करना। देखिए दो चीज़ें होती हैं, बार बार आपको कहा जाता है रिवीजन करने के लिए। रिवीजन में आप करते क्या होंगे, रिवीजन का अर्थ रीडिंग नहीं होता है ना। रीडिंग का अर्थ होता है कि आप दिए गए समय में पेज को पलट के पढ़ दिया, रीडिंग एक अलग है। रिवीजन का अर्थ होता है कि आप एक पेज, एक पैराग्राफ पढ़िए, और उसके पढ़ने के बाद एक दो मिनट के लिए आप थोड़ा सा अंतर मन में जाइए, उसको सोचने का प्रयास कीजिए कि ये क्या कह रहा है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है इस पैराग्राफ का, इसको समझने के लिए किस तरीके से इसे उदाहरण से जोड़ा जा सकता है। जब आप उस प्रोसेस में रिवीजन करते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन वो लंबे समय तक आपको क्या होगा, याद रहेगा, क्योंकि उसको आपने अपनी भाषा में समझ लिया, अपने सोच पर समझ लिया है। अच्छा, वर्णस्कार है, इसमें ये होगा। कभी भी टीचर के लैंग्वेज और टीचर के भाषा को कॉपी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, वो संभव भी नहीं है। जब भी आप घर पे जाएं, आप अपनी भाषा में अपने उदाहरण से उसे समझने का प्रयास कीजिए। तो रिवीजन का अर्थ यही होता है कि केवल पेज पलटना, टाइम को कवर कर लेना नहीं होता है। उसका अर्थ यही होता है कि हम एक पैराग्राफ पढ़े हैं, उसके अर्थ को सामान्य शब्दों में कैसे समझा जा सकता है, उसको कैसे उदाहरण से याद रखा जा सकता है, उसको कैसे करंट की घटनाओं से जोड़ा जा सकता है, ये उदाहरण होता है रिवीजन का। तो रिवीजन में जब भी जाइएगा, अर्थ तो असेसमेंट का क्या अर्थ होता है, असेसमेंट करते हैं ना, किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं आप। तो मूल्यांकन किसका होगा कि वनाग्नि से जो भी सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय हानि हुई है, उस हानि का हम इसमें क्या करेंगे, मूल्यांकन। दूसरा फायर लाइन, ये हम समझ गए क्या होता है कि जैसे घर सब में भी जहां भी होता है, कागज आप जलाते हैं, और कागज अगर एक दूसरे के संपर्क में हो तो आग क्या होगा, फैलते जाएगा। लेकिन अगर हमने कागज को एक दूसरे से कनेक्टिविटी हटा दिया तो वो क्या हो जाएगा, आग रुक जाएगा या फैलेगा नहीं। तो वही है ये सुदूर संवेदन तकनीकी से हम अपने वन क्षेत्र का निगरानी करते हैं। आप देखते होंगे कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे द्वारा वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो जो वन रिपोर्ट जारी किया जाता है उसके लिए आंकड़े जुटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसी तकनीकी का होता है ना। आप देखते होंगे उसमें लिखा होता है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन तकनीकी के आधार पर ये आंकड़े जुटाए गए हैं। फिर है इसमें कि राष्ट्रीय वनाग्नि पूर्व चेतावनी प्रणाली हमारे यहाँ है, जो 2016 से काम करना, मतलब 2016 में स्थापित हुआ और 17 से ये क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। एक राष्ट्रीय वनाग्नि कार्य योजना एक्शन प्लान है जो केंद्र प्रायोजित है, राज्य सरकार के वन विभाग की सहायता से चल रहा है। तीन इसमें क्या है, मूल फोकस है। जिले स्तर पर योजना होनी चाहिए, केंद्र इसमें तकनीकी सहायता देंगे, और स्थानीय राज्य सरकार या वन विभाग को कहा जा रहा है कि भाई आप कम्युनिटी अवेयरनेस को भी जारी रखिए, क्योंकि स्थानीय समुदाय अगर जागरूक है, सही इन्फॉर्मेशन दिया, तो वनाग्नि प्रबंधन में क्या हो सकती है, सहायता मिल सकती है। फिर अगला था कि राष्ट्रीय वनाग्नि प्रबंधन योजना, ये भी केंद्र प्रायोजित है, और मूलतः इसमें क्या है कि वनाग्नि प्रभावित राज्यों को वनाग्नि प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता है। और वनाग्नि के लिए कुछ हॉट स्पॉट का क्या अर्थ हो गया, जहां पर वनाग्नि की ज्यादा संवेदनशीलता है, ज्यादा ऐसी घटनाएं हो सकती है, ऐसे राज्य और ऐसे जिलों की पहचान की गई है। तो इसका सिंपल शर्त यही हुआ ना कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के दौरान हमने अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझ लिया,
तो हम रिजल्ट की ओर क्या हो सकते हैं, जल्दी बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो स्ट्रेंथ है उसको तो बनाए ही रखना है, लेकिन जो वीकनेस है अगर वो एग्जाम में बाधा है पास करने में, तो फिर उसको क्या करना होता है, दूर करना है आपको। तो अगर ये आंकड़े मिल जाए कि भारत में मिजोरम है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, ये सब वनाग्नि के हॉट स्पॉट वाले जिले हैं या हॉट स्पॉट वाले राज्य हैं, तो हम इन राज्यों पर क्या कर सकते हैं, फोकस ज्यादा करेंगे तो हम वनाग्नि का बेहतर तरीके से प्रबंधन कर पाएंगे। क्लियर है? अब इसमें जब भी एक प्रश्न होगा तो एक टेल पार्ट ये भी होगा कि भारत में वनाग्नि प्रबंधन में चुनौती क्या है, और अगर चुनौती रहेगा तो फिर आपसे सुझाव भी जरूर मांगे जाएंगे कि भाई क्या चुनौतियां हैं, क्या सुझाव है। तो हम चाहेंगे कि चुनौती आपके तरफ से आना चाहिए। लिखेंगे कि हेडिंग नीचे में, वनाग्नि प्रबंधन में, वनाग्नि प्रबंधन में चुनौती एवं आगे का मार्ग, या जो आप सुझाव कहते हैं वो क्या है, वनाग्नि प्रबंधन में चुनौती क्या है। कुछ सोचिए। शास्त्री ही जी सब करेंगे तो आप क्या करेंगे? सब कुछ शास्त्री जी पर थोप रहे हैं। क्या चुनौती है वनाग्नि प्रबंधन में? आप वनाग्नि के कारण पढ़े हैं, कुछ वहां से सोचिए कि क्या उसमें से ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जो वनाग्नि प्रबंधन में चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं। एक जो वनाग्नि का विश्व स्तर पर विस्तार हो रहा है ना, कोई भारत के लिए नहीं, आप अमेरिका देखिए पिछले 4 महीने से जल रहे हैं। तो वनाग्नि का जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है उसका मूल रीजन क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है ना, जलवायु परिवर्तन है। तो जलवायु परिवर्तन समन के लिए हमें क्या करना होगा, कार्य करना होगा। और जब तक जलवायु परिवर्तन समन पर कार्य नहीं होगा तब तक हम वनाग्नि जैसी घटनाओं को बहुत रोक नहीं सकते, क्योंकि इसका बहुत संबंध बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग से है। और क्या जलवायु परिवर्तन समन किसी एक राष्ट्र के लिए ही है या सारे लोग मिलकर करें? वो तो सारे लोग मिलकर करें। तो इसका अर्थ है कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का होना भी क्या है, जरूरी है ना। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होने के लिए क्या जरूरी है कि सभी देशों के पास कूटनीतिक विचारधाराएं एक अच्छे स्तर पर होनी चाहिए, है ना। तो पहला पॉइंट जो आप चुनौती में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन समन, है ना। समन का अर्थ तो हम लोग जानते हैं ना, मिटिगेशन का अर्थ क्या होता है कि किसी भी आपदा से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए किए जाने वाले उपाय, है ना। तो जलवायु परिवर्तन समन एक बड़ी चुनौती है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन समन के क्षेत्र में, जलवायु परिवर्तन समन के क्षेत्र में, समन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सहयोग की कमी, है ना। अब अमेरिका, आप देखिए कि अमेरिका में चुनाव हुआ और ट्रंप ने कहा कि हम पेरिस क्लाइमेट समझौते को नहीं मानेंगे, यही कहा ना उन्हें। तो अब आप समझिए कि इसका फर्क क्या पड़ सकता है। एक ऐसा देश जिसके पास तकनीकी है, जिसके पास क्या है, पूंजी है। और जब भी हम जलवायु परिवर्तन समन की बात करते हैं तो उसमें दो सबसे बड़ी बाधा है, पूंजी और तकनीकी की। क्योंकि अगर आप जीवाश्म ऊर्जा से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर जाएंगे तो उसके लिए तकनीकी का होना जरूरी है। क्योंकि जितनी भी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक तकनीकी है सभी महंगी है। और वैसी तकनीकियां हैं किन देशों के पास, तो विकसित देशों के पास है। और वो तकनीकी विकासशील पिछड़े दुनिया तक पहुंचे तो उनके पास ना तकनीकी है और ना ही कैपिटल है कि उस तरह से वो खरीद सके। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का होना क्या है, बहुत जरूरत है। अगर अमेरिका जैसा देश पेरिस समझौते से हटता है तो इसका अर्थ यही होता है कि इस समझौते का भी वही हश्र हो सकता है जो क्योटो प्रोटोकॉल का हुआ था। क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल को भी उन देशों ने नहीं माना जिनके लिए वो समझौता बाध्यकारी था।
और जब विकसित देश जिनके पास सारी सुविधाएं हैं वो इस तरह के चीज़ों से हटते हैं, इसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन शमन के क्षेत्र में पूंजी की कमी होगी, तकनीकी की कमी होगी। तो फिर इस तरह के समझौतों का जो लक्ष्य है वो पाना क्या हो जाएगा, काफी कठिन हो जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसके लिए तीसरा क्या है कि तकनीकी तकनीकी एवं पूंजी की कमी है ना, पूंजी की कमी। अगर हम भारत में आ जाएंगे तो क्या भारत में स्थानीय समुदाय स्थानीय समुदाय की जागरूकता जागरूकता में कमी है ना। फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो वन की देखभाल करने वाले अधिकारी होते हैं, यानी कि वन रेंजर्स होते हैं ना, जो वनों की देखभाल करने वाले होते हैं ना, हाँ, फॉरेस्ट रेंजर आप कह दीजिए एक तरीके से। फॉरेस्ट फॉरेस्ट रेंजर की कमी, ये इनका मूल काम क्या होता है, आप इसको ये समझ इस पॉइंट को, कि वनों की देखभाल करने वाले स्टाफ होते हैं, कर्मचारी होते हैं। तो अगर इनकी संख्या कम है, आप देखेंगे कि भारत में कई राज्यों में तो इनकी संख्या बहुत कम है। कई बार क्या होता है कि इन अधिकारियों से दूसरे काम भी करा लिए जाते हैं। जैसे उत्तराखंड में शायद आप जाएंगे, पिछले साल जो वनाग्नि हुई थी उसका एक कारण ये भी बताया गया था कि वहाँ के जो फॉरेस्ट रेंजर थे सबको चुनाव ड्यूटी पर लगा दिया गया था। तो चुनाव ड्यूटी पर लगाएंगे तो वनाग्नि को देखेगा कौन, अगर कहीं पर वन में आग लगी तो उसको देखेगा कौन, कौन संभालेगा उसको। तो कई बार ऐसे लोगों से जब आप दूसरे कार्य कराएंगे तो ये बहुत बड़ी चुनौतियां उभर कर सामने आती है। तो फॉरेस्ट रेंजर की क्या है, कमी है। छठा, भारत के संदर्भ में आप जाएंगे तो और क्या कमी है, केंद्र एवं राज्य केंद्र एवं राज्यों के मध्य केंद्र एवं राज्यों के मध्य सहयोग एवं समन्वय की कमी, समन्वय की कमी है ना। राज्यों के वन विभाग के पास राज्यों के वन विभाग के पास वन विभाग के पास इसकी मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन की कमी है ना। कई जगह तो अधिकारी हैं बट नीचे की जो कर्मचारी होने चाहिए उसकी पर्याप्त संख्या है नहीं। तो कार्य कौन करेगा, है ना। तो कुछ आपको सुझाव रखने हैं, कुछ ध्यान रखने हैं, पूछे जाएंगे ये प्रश्न कि जब भी आएगा तो नॉर्मली कारण तो रहेगा ही प्रश्न में, लेकिन जब भी रहेगा चुनौती जरूर रहेगा कि चुनौतियां क्या है और उन चुनौतियों को कैसे दूर किया जा सकता है। क्या सुझाव देंगे आप चुनौती दूर करने के लिए? उल्टा कर देंगे, देखो सारा का सारा उल्टा, मतलब उल्टे लटका देंगे प्रश्न को। कुछ सुझाव तो मन में होना चाहिए ना। एक दो पॉइंट बताइए, आप लोग भी क्या करेंगे, मतलब अगर सुझाव मांगता है कि वनाग्नि प्रबंधन के केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? लोगों को जागरूक करना, तकनीकी और वित्तीय सहायता। तो दो चार पॉइंट लिख लेंगे ना। बढ़े आगे, एक नीचे में हेडिंग लिखिए, जैविक आपदा। जैविक आपदा।
जूनोटिक है। तो कुल मिला के इस टॉपिक का अर्थ ये है कि हम लोग ये जानने जा रहे हैं कि महामारी के बारे में ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोविड के समय मैक्सिमम लोग दिल्ली में या इसको तो महसूस किए ही होंगे घर पे। नहीं किए हैं तो करा देते हैं, इसमें क्या है। गांव में विस्तार ही नहीं था, है। बढ़े आगे। देखिए आइए, तो परिचय में हम जानेंगे कि जैविक आपदा हम कहेंगे किसको। प्रसार के आधार पर महामारी है, फिर एक छोटा सा टर्म है जूनोटिक महामारी। महामारी प्रसार का कारण, इसका प्रभाव क्या होगा, भारत में क्या मैकेनिज्म है प्रबंधन के लिए, और भारत में चुनौती क्या है, और फिर कुछ सुझाव हो सकता है ना। तो जैविक आपदा का अर्थ होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि जैविक आपदा जो होते हैं वो जैविक मूल की उत्पत्ति वाले होते हैं। जैविक मूल की उत्पत्ति वाले कहने का अर्थ है कि ऐसी आपदाएं तीन कारणों से संभव है। या तो ये विषाणु जनित हो सकता है, या ये जीवाणु जनित हो सकता है, या फिर ये कवक से हो सकता है ना। जैसे आपने कोविड के समय देखा होगा कि कुछ ऐसा न्यूज़ था कि जिन्होंने जिंक की गोलियां अधिक ली थी या कुछ ऐसे था, फंगल इन्फेक्शन होना शुरू हो गया था लोगों को, था ना न्यूज में कि आंख या कुछ इस तरीके से फंगल इन्फेक्शन होने शुरू हो गए थे। तो जैविक आपदा का अर्थ यही होता है कि ऐसी आपदाएं जो जैविक मूल की उत्पत्ति वाले हों। और जब जैविक मूल की उत्पत्ति का अर्थ है कि वह किससे होना चाहिए, किसी जीव के माध्यम से होना चाहिए। वो जीव क्या हो सकता है, तो विषाणु हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, और कवक के प्रभाव से हो सकता है। फिर ऐसी जो आपदाएं होती हैं ये संक्रामक होनी चाहिए, यानी संक्रामक होगा, तेजी से ऐसे आपदाओं का क्या होगा, प्रसार होना चाहिए, संक्रमण होना चाहिए। लेकिन इतना ही कहने से कुछ आपदा तो नहीं हो जाएगा। इसका अर्थ है कि अगर इसमें से किसी भी कारण से लोग मरते हैं, बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो, बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ जाएं, बड़ी संख्या में लोग अपाहिज हो जाएं, बड़ी संख्या में लोग बेघर हो जाएं, बड़ी संख्या में पारिवारिक सामाजिक बिखराव हो जाए, बड़ी संख्या में लोग अपनी आजीविका को खो दें, तो उसे हम क्या कहेंगे, जैविक आपदा कहेंगे। अब इस सारी चीजों को जितना मैंने आपको कहा, आप इसको कोविड पर फिट कर दीजिए, सारा चीज आपको दिख रहा होगा। क्या कोविड में बड़ी संख्या में तेजी से प्रसार हो रहा था, विषाणु जनित था वो। उसके बाद बड़ी संख्या में लोग मरे, भारत और भारत के बाहर भी बड़ी संख्या में इसने लोगों को बीमार भी किया। पोस्ट कोविड अटैक लोगों को आज भी हो रहे हैं, हार्ट अटैक के रूप में, है ना। तो बड़ी संख्या में बीमार किया, बड़ी संख्या में लोग अपाहिज भी हुए, कुछ बीमार ग्रस्त हो गए, बड़ी संख्या में परिवार टूटे या नहीं, कहीं कहीं पर माता पिता चले गए, अनाथ बच्चे होके रह गए, कुछ तो घर ही ऐसे हैं जो पूरी की पूरी क्या हो गए, महामारी के चपेट में आ गए। क्या लोग बेरोजगार हुए थे उस समय, पारिवारिक विघटन बढ़ा था, क्योंकि लोगों के इनकम के साधन क्या हो चुके थे, लगभग बंद हो चुके थे। आपने देखा होगा वो एक ऐसा दौर था जब रिवर्स माइग्रेशन होना शुरू हो चुका था। रिवर्स माइग्रेशन का अर्थ हो गया कि शहर से लोग गांव की ओर। और उसमें भी आपने देखा होगा कि जब लोग गांव जा रहे थे तो कई बार ट्रेन में कट कर मारे जा रहे थे, कई बार बसों से कुचले जा रहे थे। और शहर से लोग जा इसलिए रहे थे क्योंकि यहाँ पर जीवन यापन काफी कठिन था, रोजगार मिल नहीं रहे थे, लोगों को खाने पीने के लिए कुछ सुविधाएं नहीं थी, तो लोग शहर से भाग रहे थे ना। तो वो सारी की सारी चीजें आपको कोविड के समय दिखाई दी होगी। और मैं तो इतना समझता हूँ कि कोविड महामारी एक ऐसा दौर रहा जिसने सभी को प्रभावित किया हुआ है, चाहे वो थोड़ा सा क्लोज का रिलेशन हो या कुछ दूर का रिलेशन हो, लेकिन इस महामारी ने सबको जो है सो ठीक ठाक स्तर पर प्रभावित किया है। किसी को बीमार किया, किसी के घर में चले गए लोग, किसी में
थोड़ा दूर पारिवारिक संबंधों में, लेकिन इसने सबको क्या किया है, प्रभावित किया है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, जैविक आपदा या महामारी के रूप में जानते हैं। अब प्रसार के आधार पर महामारी दो प्रकार का होता है, ये आपने उस समय ये दो शब्द काफी लोकप्रिय थे, एक होता है एपिडेमिक और दूसरा होता है पैंडेमिक होता है ना, ये शब्द दोनों काफी लोकप्रिय थे उस समय। एपिडेमिक का अर्थ होता है कि अगर कोई संक्रमण वाला महामारी है जो एक क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष का अर्थ हम ले लेंगे एक देश के स्तर पर, एक उपमहाद्वीप के स्तर पर, तो एक क्षेत्र विशेष में एक उपमहाद्वीप के स्तर पर बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किए हुए है, तो हम उसे एपिडेमिक के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर हैजा है, कॉलरा है, इस तरह की का कोई बीमारी है जो दक्षिण एशिया के देशों में फैल जाए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और बड़ी संख्या में एक सेम टाइम में मास पब्लिक को वो क्या किया हुआ है, इन्फेक्टेड किया हुआ है, तो हम उसे क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं। और पैंडेमिक का अर्थ होता है कि अगर ऐसा कोई महामारी है जो एक समय में पूरे विश्व में लगभग सभी देशों को प्रभावित किए हुए है, सभी महाद्वीप में उसका संक्रमण चला गया है, तो हम उसे क्या कहते हैं, पैंडेमिक कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि पैंडेमिक होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। पहला वो कहता है कि पैंडेमिक हम तभी मानेंगे किसी महामारी को जब वो सभी महाद्वीप और विश्व के लगभग सभी देशों में फैल चुका हो, और दूसरा जो महामारी है उसका सिम्टम रोगी के शरीर में दिखना चाहिए या पता चलना चाहिए। जैसे कोविड को पैंडेमिक घोषित किया गया है, पूरे विश्व में फैल चुका था, कुछ देश ऐसे थे जो अप्रभावित थे, बाद में उसने वहां भी दस्तक दे दिया। कोरिया, नॉर्थ कोरिया ने पूरा सीमा बंदी कर रखा था ना, बाद में वहां भी उस महामारी का प्रसार हुआ। तो कोई ऐसा देश नहीं रह गया था जिसने उसको प्रभावित ना किया हो। और कोविड में सिम्टम था या नहीं था, था ना, कभी, हालांकि हर एक वेरिएंट में उसके सिम्टम अलग थे, लेकिन कॉमन वेरिएंट, फीवर का आना, गले में खराश होना, ये सब था ना। कभी टेस्टलेस हो जाता था, कभी स्मरण शक्ति, कभी सुनने में कमी, इस तरीके से उसके सिम्टम क्या हो रहे थे, आ रहे थे। और सिम्टम चेंज टाइम टू टाइम इसलिए हो रहा था क्योंकि कोविड का वेरिएंट बदल रहा था। वेरिएंट बदलने का अर्थ होता है, आगे चर्चा करेंगे, तो हर एक के अपने गुण होते हैं ना, उस हिसाब से अपना वो गुण क्या कर रहा था, दिखा रहा था। तो इसको हम कहते हैं एक तरीके से पैंडेमिक कहते हैं। और जूनोटिक महामारी का अर्थ होता है, ये जूनोज शब्द से बना हुआ है। जूनोज का अर्थ होता है ऐसी महामारी, ऐसे संक्रामक बीमारी जो पशुओं से या जीव जंतुओं से जिसका संक्रमण मानव में हो रहा है, हम उसे जूनोटिक महामारी के नाम से जानते हैं। तो ये जो जूनोटिक महामारी होता है, जो पशुओं से या जीव जंतुओं से मानव में संक्रमण हो जाए, वो भी जीवाणु जनित हो सकता है, विषाणु जनित हो सकता है और कवक जनित हो सकता है। और ये हो कैसे सकता है या किस तरीके से, तो संभव है जैसे कोविड पर ही क्या है, दो तरीके का है। चीन का तर्क है इसके पीछे कि वहाँ वुहान शहर से ये निकला था, पता होगा, तो वुहान में एक मीट बाजार है, चीन का कहना है कि वहां से ये संक्रमण निकला था। जबकि पश्चिमी देशों का कहना है कि नहीं, वुहान में एक इंस्टीट्यूट है दैट इज कॉल्ड वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है, और वहीं से टेस्ट के दौरान या बनाने के दौरान किसी तरीके से ये लीक हुआ और बाहर निकला। हालांकि अभी तक ये प्रमाणित नहीं हो पाया, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी गया वहां पे 2 बार, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया कि वास्तव में वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट से ही वो निकला हुआ है या नहीं निकला हुआ है। लेकिन एक इसका जो ऐसे महामारी के, और सबसे ये समझिए, ये कशेरुकी जीवों से होता है, वर्टेब्रल जीव से। कशेरुकी जीव कहने का क्या अर्थ होता है, रीढ़ की हड्डी वाले, जिसमें रीढ़ की हड्डियां हो, ऐसे जीवों से ये मानव में संक्रमण होता है। कैसे हो सकता है संक्रमण, तो एक हो सकता है अगर कोई संक्रमित जीव है उसके लार के संपर्क में आप आते हैं तो हो सकता है, अगर वो संक्रमित जीव के खून के संपर्क में आ जाए तो हो सकता है, अगर वो संक्रमित जीव का मांस है, जैसे कि कोविड के दौर में हुआ, उस मांस का कोई आहार के रूप में करता है तो उससे हो सकता है। और चौथा इसका एक बड़ा कारण ये होते जा रहा है कि हम जैसे जैसे वन काटते जा रहे हैं, वो भी शायद इस बीमारी के प्रसार का कारण है, क्योंकि जैसे जैसे आप वन काटते जाते हैं, मानव और पशु एक दूसरे के संपर्क में ज्यादा आते जा रहा है। तो जितने आप पशु के संपर्क में आएंगे उतना उस तरह के खतरे के बढ़ने की क्या होती है, संभावना बढ़ जाती है।
तो एक सिंपल सा प्रश्न में एक अलग से हो सकता है कि जूनोटिक महामारी क्या है, इसके फैलने का कारण आप हमें बताइए, कुछ इस तरीके से। तो एक सिंगल प्रश्न ये भी जा सकता है और जैविक आपदा के रूप में भी ये जा सकता है ना। तो परिचय आप लिखिए नीचे में, थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पॉइंट वाइज ही लिखेंगे परिचय में। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जैविक आपदा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जैविक आपदा जैविक मूल, आहा, ये जो मेरा आहा शब्द आया है ना, इसमें एक तो मेरे सेचुरेशन को दिखा रहा है कि मैं खुश हो गया हूँ, क्योंकि आज मेरा गला ठीक नहीं है, और गला ठीक ना, उसमें गर्म पदार्थ भी है तो बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरा इसका परिणाम ये होगा, इसमें से कितने लोग जल भून गए होंगे एकदम, हाँ? ना। क्या लिखा रहे थे? जैविक मूल की उत्पत्ति वाले होते हैं, जैविक मूल की, जैविक मूल की उत्पत्ति वाले होते हैं, अर्थात जैविक मूल की उत्पत्ति वाले होते हैं, अर्थात ऐसी आपदाएं, अर्थात ऐसी आपदाएं, ऐसी आपदाएं विषाणु यानी वायरस, विषाणु, जीवाणु और कवक, विषाणु, जीवाणु और कवक के संक्रमण से होता है, कवक के संक्रमण से होता है। दूसरा पॉइंट इसी में देखिए, यदि इन संक्रमणों से, दूसरा पॉइंट, यदि इन संक्रमणों, इन संक्रमण का क्या अर्थ लेंगे? विषाणु, जीवाणु और कवक। देखिए, यदि इन संक्रमणों से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो, बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो, यहां तो आप बीच में जो रेड पेन यूज कर रहे हैं यहां तक ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करना है ऐसा, है ना, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, नहीं, बहुत आदमी को लगता है ना कि ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, एग्जाम में भी यही यूज करेंगे, तो यहीं तक वो। हाँ, क्या एग्जाम में? अच्छा, हाँ, हाँ, क्या लगे? मृत्यु होने लगे, हाँ ये ठीक है जी, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होने लगे, कौमा, कौमा, बीमार पड़े, बीमार पड़े, कौमा, दिव्यांग या अपाहिज हो, ऑब्लिक देके दिव्यांग या अपाहिज हो। अपाहिज होने का क्या अर्थ होता है? किसी अंग का काम नहीं करना या अंग खराब हो जाना, यही अर्थ होता है इसका। दिव्यांग या अपाहिज हो, कौमा, कौमा, लोग अपनी आजीविका को खो दें, लोग अपनी आजीविका को खो दें, लोग अपनी आजीविका को खो दें, आजीविका को खो दें, तो उसे जैविक आपदा, तो उसे जैविक आपदा या महामारी कहते हैं, तो उसे जैविक आपदा या महामारी कहते हैं। जैसे कोविड 19, जैसे कोविड 19, जैसे कोविड 19। दूसरा हेडिंग बना लेंगे, प्रसार के आधार पर महामारी, प्रसार के आधार पर महामारी, प्रसार के आधार पर महामारी, है ना। इसमें लिखिए, लिखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा
प्रसार के आधार पर, प्रसार के आधार पर, हाँ जी, एक ही पेन यूज करना है। ऑनलाइन लोग लिख रहे हैं, है ना, बिल्कुल एक ही पेन यूज करना है। आपको वहाँ टाइम ही नहीं मिलेगा कि हम ये जो पेन यूज करेंगे उसी से आपको अंडरलाइन भी करना है, पेन बदलना भी नहीं अंडरलाइन करने के लिए। आप 1 मिनट सोचिए कि आपने पेन रखा फिर उठाया, स्पीड ब्रेक होगा तो वो आपको प्रभावित कर देगा। क्या लिख रहे थे? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्रसार के आधार पर महामारी या जैविक आपदा को, प्रसार के आधार पर महामारी ऑब्लिक जैविक आपदा, प्रसार के आधार पर महामारी ऑब्लिक जैविक आपदा को दो प्रकारों में रखा गया है, दो प्रकारों में रखा गया है, दो प्रकारों में रखा गया है। तो डैश देके ए हो जाएगा एपिडेमिक, एपिडेमिक इसमें लिखेंगे एपिडेमिक में लिखिए यदि कोई संक्रामक महामारी, पहला पॉइंट, यदि कोई संक्रामक महामारी किसी क्षेत्र में या उपमहाद्वीप के स्तर पर, यदि कोई संक्रामक महामारी किसी क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में या उपमहाद्वीप के स्तर पर बड़ी संख्या में, उपमहाद्वीप के स्तर पर बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किए हुए हो, बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किए हुए हो, प्रभावित किए हुए हो, तो उसे, तो उसे एपिडेमिक कहते हैं, तो उसे एपिडेमिक कहते हैं। दूसरा बी, पेंडेमिक, पेंडेमिक पेंडेमिक में लिखेंगे, देखिए यदि कोई महामारी, यदि कोई महामारी, यदि कोई महामारी एक समय में, यदि कोई महामारी एक समय में विश्व के सभी महाद्वीप, एक समय में विश्व के सभी महाद्वीप और लगभग सभी देशों में फैला हो, और लगभग सभी देशों, लगभग सभी देशों में फैला हो, तथा उस महामारी का लक्षण, तथा उस महामारी का लक्षण, उस महामारी का लक्षण रोगी के शरीर में दिखाई दे, उस महामारी का लक्षण रोगी के शरीर में दिखाई दे। हाँ, एग्जाम आप, अब इसमें एक लोग लिख रहे हैं कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? ऑफलाइन ही होगा। इतने लिखने वाले एग्जाम ऑनलाइन हो सकते हैं? नहीं हो सकते है ना। ये लोग हमारा भी ध्यान आकर्षित कर लेते हैं, कुछ यूनिक कमेंट रहता है तो पढ़ना पड़ता है। हाँ, महामारी के लक्षण रोगी के शरीर में दिखाई दे तो उसे, दिखाई दे तो उसे पेंडेमिक कहते हैं, दिखाई दे तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। जैसे कोविड, जैसे कोविड 19, जैसे कोविड 19 है ना। नीचे में एक हेडिंग हो जाएगा जूनोटिक महामारी, जूनोटिक महामारी।
जूनोटिक महामारी। ऊपर वाला का आप लिख सकते हैं, इन्फ्लुएंजा होता है, हैजा हो, डायरिया हो, कॉलरा हो, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बर्ड फ्लू है। हेडिंग बन गया है जूनोटिक महामारी, लिखिए। लेकिन इसकी उत्पत्ति, पहला पॉइंट, इसकी उत्पत्ति जूनोज शब्द यानी जूनोटिक की जूनोज शब्द से हुई है। जूनोज शब्द से हुई है। इसकी उत्पत्ति जूनोज शब्द से हुई है। दूसरा पॉइंट लिखिए, महामारी वह महामारी जो कशेरुकी कशेरुकी जीवों से कशेरुकी जीवों से मानव में फैलता हो। कशेरुकी जीवों से मानव में फैलता हो, उसे जूनोटिक महामारी कहते हैं। कशेरुकी जीवों से मानव में फैलता हो, उसे जूनोटिक महामारी कहते हैं। तीसरा पॉइंट इसी में लिखिए, यह भी संक्रामक महामारी हो सकता है। यह भी संक्रामक महामारी यह भी संक्रामक महामारी हो सकता है तथा इसका संक्रमण भी जीवाणु तथा इसका संक्रमण भी जीवाणु इसका संक्रमण भी जीवाणु, विषाणु एवं कवकों के द्वारा संभव है। 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 अगला पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट लिखिए, इस प्रकार के महामारी इस प्रकार के महामारी इस प्रकार के महामारी प्रसार या फैलाव इस प्रकार के महामारी प्रसार या फैलाव के निम्न कारण हो सकते हैं, ऑब्लिक हैं। निम्न कारण हो सकते हैं, ऑब्लिक हैं। तो डैश देके पहला लिखेंगे, संक्रमित पशु ऑब्लिक जानवर के खून के संपर्क में आने से, ब्लड के संपर्क में आने से, खून के संपर्क में आने से। दूसरा, संक्रमित पशु या जानवर के लार, है ना, के संपर्क में आने से। तीसरा, संक्रमित पशु या जानवर के मांस का भोजन के रूप में या आहार के रूप में। अब आप चिकन खाते हैं तो पता है कि कौन बर्ड फ्लू क्यों होता है, उसी से होता है ना। हम लोग आप जाके खरीद लेते हैं। संक्रमित पशु ऑब्लिक जानवर के खून के संपर्क में आने से। दूसरा है संक्रमित पशु या जानवर के लार के संपर्क में आने से। और तीसरा है संक्रमित पशु या जानवर के मांस के भोजन। पहले देखते होंगे, अब तो नहीं होता है, गांव सब में पशुओं को बीमारी आते थे, और जिस गांव में पशु बीमारी प्रवेश किया उस गांव के कई सारे पशु एक साथ मर जाते थे। कभी है, कल आप गांव है ना। तो पहले होता था, हालांकि वो मनुष्य को नहीं फैलता था, लेकिन वो संक्रामक महामारी होती थी जो उस गांव के पूरे पशुओं को क्या करता था, लेके चला जाता था। तो उस तरह के अगर
पशु का संपर्क हुआ किसी को, तो संभव है कि उस तरह का अगर कोई मनुष्य में आ जाए तो फिर वहां से वो क्या होगा, संचार बढ़ जाएगा। और चौथा पॉइंट लिखेंगे, देखिए जंगलों के विनाश होने से, जंगलों के विनाश होने से, जंगलों के विनाश होने से मानव, जंगलों के विनाश होने से मानव जंगली जंतुओं के संपर्क में, जंगलों के विनाश होने से मानव जंगली जंतुओं के संपर्क में अधिक आने लगा है, संपर्क में अधिक आने लगा है। तो पशु से संक्रमित वाला जो कुछ महामारी होता है उसका उदाहरण तो आना चाहिए ना, जैसे मंकी पॉक्स है ना, भारत में कई मामला केरल में पाया गया, लेकिन हालांकि ये फैला नहीं था ना। तो मंकी पॉक्स किसके कारण हो रहा था, चिकन के संपर्क में आने से क्या होता है, बर्ड फ्लू होता है ना, बर्ड फ्लू। संक्रमित सुअर के संपर्क में आने से क्या होता है, स्वाइन फ्लू, है ना, स्वाइन फ्लू। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हो जाएंगे, जूनोटिक महामारी के एग्जाम्पल हो जाएंगे, बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, मंकी पॉक्स है। एक दो साल पहले आप लोग शायद, आप लोगों को पता नहीं, एक इबोला महामारी आया था अफ्रीका से, है ना। तो किसके कारण हुआ था इबोला, वो भी जीवों के कारण, चमगादड़ या कुछ इस तरीके से। वैसे नाम उसका अफ्रीका की एक नदी पर है, इबोला रिवर है, उसके नाम पर है। सेंट्रल अफ्रीका से ये महामारी निकला था और बहुत तेजी से फैला था। तो कुछ एग्जाम्पल जरूर याद रखना है कि इस तरीके के महामारी इसके कारण फैलते हैं। तो जब आप कड़कनाथ खाते हैं, कड़कनाथ का मतलब मुर्गा, हाँ। अगला सेगमेंट क्या है जहां फॉर्मेटिंग किए थे, महामारी प्रसार के कारण। तो नीचे में लिखिए महामारी, महामारी प्रसार के कारण। तो महामारी प्रसार के कारण को हम दो संदर्भ में समझेंगे, जैविक, जैविक एजेंटों, जैविक एजेंटों के स्वयं के गुण, जैविक एजेंटों के। तो जैविक एजेंट का यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा, वही विषाणु जो वाहक है, तो विषाणु हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा और कवक। तो जब हम जैविक एजेंट का यूज करते हैं तो वाहक, जिसके माध्यम से महामारी का क्या होता है, संक्रमण होता है। तो इनके खुद अपने कुछ गुण, और दूसरा मानवीय कारण, मानवीय कारण, है ना। तो मानवीय कारण भी होता है जो कभी कभी महामारी को फैलने से बढ़ावा देता है, फैलने में। इसको हम समझेंगे कोविड-19 के उदाहरण से, है ना, कोविड-19 के उदाहरण से। अब आप बताइए कि क्या कोविड महामारी के फैलने में ये दोनों कारण था। जैविक एजेंट का अपना जो गुण होता है, तो अपने गुण कहने का अर्थ है कि जो जीवाणु है, विषाणु है, कवक में क्या ऐसी क्षमता होती है जो महामारी तेजी से फैलता है। तो सबसे पहला हम कोविड से समझते उदाहरण से। आप देखते होंगे कि जो कोविड था उसमें जितने भी फेज आए महामारी के, हर एक बार एक अलग वेरिएंट होता था, है ना। तो सबसे पहला इसका अर्थ है कि जो ऐसे जैविक एजेंट होते हैं उनमें क्या होता है, म्यूटेशन करने की क्षमता होती है। वो कहते हैं ना म्यूटेंट है, ये नया म्यूटेंट है। म्यूटेशन का अर्थ होता है कि अपने जीनोम के गुणों में परिवर्तन कर लेना, जीन के गुण में परिवर्तन कर लेना। और ये होता क्यों है, तो होता इसलिए है कि जब हम आप किसी महामारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक यूज करते हैं, तो रोग प्रतिरोधक दो तरीके का होता है, एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। इंटरनल ज़्यादा बेटर होता है कि अगर आपके शरीर ने ऐसी कोई रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर लिया, जो कोई सामने से महामारी है तो उससे वो लड़ ले, है ना।
तो वो इंटरनल है। और एक्सटर्नल हुआ जैसे कि आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं, ताकि वो महामारी आपको संक्रमित ना करे, ताकि आपको वो फैलने से आपको बचा सके। जैसे कोविड के समय ही क्या था, कुछ मेडिसिन चर्चा में था कि ये मेडिसिन लेने से बच सकते हैं, बाद में वैक्सीन आया कि वैक्सीन लेंगे तो संक्रमण रोकेंगे, आपकी मृत्यु मोर्टेलिटी रेट क्या हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा। और थोड़ा ये भी था कि उस तरीके से आपको थोड़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाए। तो जब हम किसी महामारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला चीज यूज करते हैं, तो वो जो महामारी उत्पन्न करने वाला जीवाणु होता है, दे फर्दर चेंज देयर जीन सिस्टम। उसके कारण वो क्या करता है, अपना जीन बदलता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब इस हमारे इस जीन पर इसने तो अपना काम कर लिया है, अब इससे हम इसको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो अब वो क्या करेगा, एक नए वेरिएंट के रूप में आएगा, नए वेरिएंट आएगा, अब वो लोगों को क्या करेगा, प्रभावित करता है। तो इसमें सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इनमें जीन म्यूटेशन की क्षमता होती है। और म्यूटेशन का अर्थ होता है कि जीवों का वह गुण जो पहले था नहीं, अचानक आ गया है, वो म्यूटेशन कहलाता है ना। तो म्यूटेशन करने की क्षमता। दूसरा, कोविड के समय देखते होंगे कि ये चर्चा था कि एक कोविड संक्रमित व्यक्ति 10 व्यक्ति में संक्रमण कर सकता है, मिनिमम था ना। इसका अर्थ है कि इनके संक्रमण करने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है, तेजी से फैला। तीसरा, इन ये दीर्घजीवी भी होते हैं ना। आप कोविड देखो 2020 से चला और 2022 तक तो लगभग कवर कर लिया था, बीच बीच में थोड़ा सा अप्स डाउन हो रहा था, लेकिन 2 साल के ड्यूरेशन को इसने क्या किया था, कवर किया था। इसका अर्थ है कि जैविक एजेंटों की जो लाइफ होता है ना, वो थोड़ा सा लंबा होता है। तो इस तरह के संक्रमण फैलाने वाले जीव का अगर लाइफ लंबा हो जाए, तो वो जितने लाइफ तक जाएंगे उतने लाइफ तक क्या करेंगे, महामारी को फैलाएंगे हैं। और चौथा इसका कारण है कि ये जो जैविक एजेंट होते हैं, ये सस्ते में भी प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, उपलब्ध, क्योंकि विज्ञान और तकनीकी का इतना विकास हो चुका है कि आसानी से इसको क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। जैसे चीन पर पश्चिमी देश आरोप लगाते हैं ना कि भाई कोविड का जो वायरस है वो तुम्हारे यहाँ से ही निकला हुआ है, वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में बनाए और वहाँ से किसी तरीके से ये लीक होकर निकला है। चीन पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि तुमने सही समय पर सही जानकारियां नहीं दी, है ना। वहां पर जिस पत्रकार ने, शायद ये बात सत्य हो, कि पहली बार कोविड के बारे में बताया था, उसको जेल में बंद कर दिया गया वहां पे, और मार दिया, जो भी, तो बंद कर दिया गया था। और जब बहुत जगह उन्होंने परोस दिया था, परोसने के बाद कहा कि भाई ये है, ये है, ये है, ये है। अगर शुरू में ही वहां से जब इस तरह की चीजें हो रही थी, कह देते कि हाँ भाई इस तरह का एक सिस्टम बीमारी आया जिसका ये सिम्टम है, तो आप काम कीजिए। इस बीमारी को फैलाने में अमेरिका ने WHO पर भी आरोप लगाया था। आप जाकर नेट पर चेक करना, बाइडेन प्रशासन ने WHO की फंडिंग रोक दी थी उस समय, कि ये जो है सो इससे मिलकर काम कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय जो WHO के महानिदेशक थे वो चीन का व्यक्ति, उसका लंबा नाम है, घेबरम सेबरम करके कुछ नाम है ना। हाँ, उन लोगों का नाम भी ऐसे ही रहता है कि आप बोल नहीं सकते। क्या नाम था, मतलब जो भी, वो घेबरम सेबरम करके है। तो अमेरिका ने कहा कि ये उससे मिला हुआ है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सही जानकारी सही समय पर नहीं दिया, इसकी फंडिंग रोक दो। तो बाइडेन प्रशासन उसकी फंडिंग भी रोक दी थी, और पश्चिमी देशों के दबाव में 1-2 मिशन गया भी चीन, वो है। तो ये तो हुआ कि इनके कुछ अपने गुण होते हैं। क्या कोविड को फैलाने में हमारा आपका कुछ था कंट्रीब्यूशन? बिल्कुल था। अब आप सोचिए क्या लोग कर रहे थे। सबसे पहले क्या था कि सरकार का एक गाइडलाइन था ना, गाइडलाइन था कि भाई आपको अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना है, तो हम जरूर निकलते थे, तुम्हारी बात थोड़े मानेंगे हम। दूसरा था कि भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं करना है, हम जरूर करते थे। तीसरा था कि अगर आपको बाहर निकलना है तो मास्क लगा के चलिए, हम नहीं लगाते थे। चौथा था कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है, बिल्कुल हम लोग नहीं करते थे। पांचवा था उसमें कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो 14 दिनों के लिए आइसोलेट हो जाएगा, जिसको आप कहते थे क्वारंटाइन पीरियड कहते हैं ना। और फिर उस व्यक्ति की ये जिम्मेदारी थी कि वो अपने जनप्रतिनिधि और प्रशासन को बताए कि हम संक्रमित पाए गए हैं, इस बीच में हमारे संपर्क में ये लोग आए हैं, आप इनको ट्रेस कीजिए, तभी तो ये महामारी रुकती। अब दिल्ली सब में भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग संक्रमित और घूम रहे थे, तो घूम रहे थे, इसका मतलब कई सारे दुकानदार संक्रमित
और दुकान पर सामान बेच रहे थे, तो वो सामान थोड़े बेच रहा था, वो कोविड बेच रहा था उस समय। हाँ, न कि जो सामान टच करके एक दूसरे के पास जाएगा वो क्या होगा, वो संक्रमण तो फैलाएगा ही। जब वैक्सीन निकला तो वैक्सीन का हालांकि अब तो क्लियर हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि शायद उसका कुछ साइड इफेक्ट भी है, लेकिन एक होता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में सबसे पहली सरकार की व्यवस्था यही होती है कि जानमाल संपत्ति की सुरक्षा की जाए। अगर सरकार ने कहा कि वैक्सीन लेनी है, तो हालांकि वो संदिग्ध था कि क्या इसका प्रभाव होगा नहीं होगा, ये किसी को पता नहीं था, लेकिन उस समय वैक्सीन का भी विरोध हुआ था कि नहीं हुआ था। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया कि ये बीजेपी का वैक्सीन है, हम नहीं लेंगे। हाँ, यही था, यही था। उसके बाद जब देखा कि कुछ उसका प्रभाव हो रहा है, तो चुप के जाते थे और लगवा के अपना आ जाते थे, है ना। तो बहुत सारी चीजें कुल मिलाकर ये है कि हम ऐसे महामारी के समय ये जरूरी है कि हम सरकारी दिशा निर्देश गाइडलाइन का फॉलो करें। एक लोकतांत्रिक देश में सरकार की सबसे पहली इच्छा होती है कि जनता की जान माल की सुरक्षा करना। वो कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे बड़ी संख्या में लोग मरे और सरकार की बदनामी हो, हमारी बदनाम। तो सारी दिशा निर्देश थे, लेकिन फिर भी मानवीय भूल होता है जो इस महामारी को फैलने का क्या हुआ, कारण बनता था। आप देखते जब पिक पर जाता था लोग, फिर धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल करते थे, तब जाकर वो महामारी भी धीरे धीरे क्या होता था, कंट्रोल होता था। और इसलिए जितने भी नए वेरिएंट आते थे उस समय आप देखते थे कि जैसे ही नया वेरिएंट आता था तो सरकार के द्वारा क्या कहा जाता था, राज्यों को गाइडलाइन था कि नया वेरिएंट है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कीजिए। जीनोम सीक्वेंसिंग करने से ये पता चलता है कि वो किस जीन से हो रहा है, और उस जीन पर, उस जीन को खत्म करने के लिए कौन सा मेडिसिन, कौन सा चीज यूज किया जा सकता है। तो इसलिए वे जीनोम सीक्वेंसिंग जब भी किसी महामारी का या किसी संक्रमण का होता है तो उसका अर्थ है कब इस पर रिसर्च होगा। आप ये समझो, कोविड में दो वैक्सीन आए थे, कोवैक्सीन और कोविडशील्ड आए थे। तो जब कोवैक्सीन बनाया गया था तो वो किसी एक वेरिएंट पर ही काम करेगा, जिस वेरिएंट का जीनोम सीक्वेंसिंग करके वो बनाया गया। अगर अगला कोई वेरिएंट आ चुका है तो फिर कोवैक्सीन उस पर काम नहीं करेगा। उसी तरह से कोविडशील्ड का भी था, क्योंकि जिस समय जिस वेरिएंट का जीनोम सीक्वेंसिंग हुआ उस पर करके वो दवा बनाया गया। तो इसलिए समय के साथ जब ऐसी महामारियां अपना जीनोम ये चेंज करते हैं वेरिएंट, तो उसको लड़ना या उसके संक्रमण को रोकना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। क्योंकि कोई भी दवा, ये जितने भी मेडिसिन आए थे, जब आप देखते होंगे कि जब भी कोई नई मेडिसिन होती है इसको 1 से 2 साल तो पहले ट्रायल परीक्षण में, मानवीय प्रयोग के लिए बहुत जल्दी नहीं लाया जाता है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट को देखा जाता है, और इस सबको देखने के लिए चूहा बिल्ली सबका प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले वही लोग मारे जाते हैं ना। इस समय बहुत कुछ नहीं हुआ था, जरूरत उस समय थी विश्व समुदाय को, तो बहुत ट्रायल ना करके सीधे उसको मार्केट में क्या कर दिया गया, ला दिया गया। अब बहुत सारी चीजें हो चुकी है तो इस तरीके से हम कर लेते हैं, तो समय को भी ध्यान में रखना होता है। हमने तो सारे डोज कोविडशील्ड का ही लिया और हम लोगों को तो कुछ नहीं हुआ। उसमें भी देखो होता क्या है ना कि, और जबकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि जिसको शायद ही कोई बीमारी नहीं होगा, सारी चीजें मैं लेके चलता हूँ, लेकिन तब भी हाँ, मुझे ब्लड शुगर है, थायराइड है, मेरा जो है सो फैटी लिवर जो है सो बहुत हाई स्तर का है, सारा चीज है। लेकिन जितने भी कोविड का वेरिएंट था सब में हम दिल्ली में ही रहे। बस क्या था कि हम बहुत ध्यान से रहते थे, पूरे परिवार के साथ रहे, हम लोगों को कभी संक्रमण नहीं हुआ। अगर हुआ भी होगा तो शायद पता नहीं चला होगा। ये भी हुआ तो हुआ ही होगा कि कैसा था कि जब दिल्ली में भी काफी तेज था तो हुआ होगा, छोटा मोटा लोड रहा होगा, तो शरीर इसको क्या किया गया होगा, झेल गया होगा। तो उस समय यही था कि सुरक्षा एक बचाव का उपाय था, मेडिसिन सब बहुत कारगर थे नहीं। आप देखेंगे, अभी आपको चुनौती बताएंगे, उस समय एक मेडिसिन था जिसका नाम था इंजेक्शन रेमडेसिविर, ये तो बोला भी नहीं जाता था उस समय लोगों को। रेमडेसिविर जो था नॉर्मल कंडीशन में ये 600-700 का वैक्सीन था, और आप एक बार जाकर नेट पर चेक करना, जब कोविड का दौर आया डिमांड बढ़ी तो 50,000 में मिलते थे ये वैक्सीन। और जांच के बाद पता चला कि 50,000 में लोग दवा नहीं बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, उसमें मेडिसिन नहीं था, पानी बेचा जा रहा था। इन चीजों से आप दो चीजों को ध्यान में रख सकते हैं कि एक तो लोगों की नैतिकता खत्म हो चुकी है ना भाई। एक तो महामारी का दौर जिसमें लोग 600-700 रुपये की वैक्सीन को 50 रुपये में, 50,000 में खरीद रहे हैं, इसी को सोचकर कि इसके लेने से लोग बच जाएगा, और उसमें भी क्या आप दवा नहीं बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं। ये कितनी बड़ी नैतिकता का पतन है।
और दूसरा इससे ये भी पता चलता है सरकारी व्यवस्था किस तरीके से अपने यहाँ, खासकर हेल्थ के क्षेत्र में। आप सोशल इशू पढ़े होंगे तो मुझे लगता है हेल्थ पर चर्चा हुई होगी, अभी नहीं होगा सर बताएंगे। तो इससे हम दो निष्कर्ष पर आराम से पहुंच जाते हैं कि हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बहुत मजबूत नहीं है ना। तो कहाँ पर थे हम लोग, इसमें है ना। तो जैविक एजेंटों के स्वयं के गुण में लिखें पहला पॉइंट, लिखिए म्यूटेशन करने की क्षमता, म्यूटेशन करने, म्यूटेशन करने की क्षमता। दूसरा दीर्घजीवी होना, दीर्घजीवी होना, दीर्घजीवी होने का क्या अर्थ हुआ, लंबा आयु। तो कोई बीमारी वाला जो जीवाणु या विषाणु लंबे समय तक रहेगा, तो जब तक रहेगा तब तक वो क्या करेगा, महामारी फैलाते रहेगा। म्यूटेशन का क्या अर्थ हुआ, अपने जीन की क्वालिटी को समय समय पर चेंज करते रहना। और इसको आप ध्यान रखेंगे कोविड के समय से हर एक समय एक नए लहर के रूप में वो आता था। तीसरा हो जाएगा तीव्र संक्रमण, तीव्र संक्रमण फैलाने की क्षमता, तीव्र संक्रमण फैलाने की क्षमता, तीव्र संक्रमण फैलाने की क्षमता। चौथा आसानी से उपलब्धता, आसानी से उपलब्धता। पांचवा विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति ने, उसी के नीचे पांचवा, पांचवा उसी के नीचे विज्ञान और तकनीकी, खासकर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई हुई है ना, हाँ, तो आप उससे लिंक कर लीजिए। लिखिए विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हुई प्रगति ने, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हुई प्रगति ने जैविक एजेंटों के निर्माण, हुई प्रगति ने जैविक एजेंटों के निर्माण की प्रक्रिया को, जैविक एजेंटों के निर्माण की प्रक्रिया को अधिक सरल बना दिया है, आसान बना दिया है, अधिक सरल बना दिया है, अधिक आसान बना दिया है। मानवीय कारण में लिखेंगे पहला पॉइंट, लिखिए सरकारी दिशा निर्देशों का, सरकारी दिशा निर्देशों का, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करना, पालन नहीं करना। जैसे, जैसे महामारी के समय, जैसे महामारी के समय, महामारी के समय, अब अपने पॉइंट से लिखिए डैश देके, महामारी के समय भीड़ भाड़ इकट्ठा करना, भीड़ भाड़ इकट्ठा करना, भीड़ भाड़ इकट्ठा करना। दूसरा सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करना, सामाजिक दूरी, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करना। तीसरा मास्क नहीं लगाना, ये तो अब आप समझ गए, एक ही लाइन में सारा चीज है इसमें। मास्क नहीं लगाना, मास्क नहीं लगाना, है ना, कुछ इस तरीके से एक ही लाइन में है ना। तो ये हम आप करते थे जिससे संक्रमण क्या होता था, फैलता था। अगला सेगमेंट क्या है इसमें, प्रभाव है ना, महामारी का प्रभाव है। तो ये तो अब आप लिख सकते हैं ना, महामारी का प्रभाव। तो महामारी के प्रभाव को आपको लिखना है एक सामाजिक प्रभाव के तहत, दूसरा आर्थिक प्रभाव के तहत,
तीसरा जननांकीय जननांकीय प्रभाव के तहत, चौथा अन्य प्रभाव, है ना। आपको अगर कोविड के प्रभाव ध्यान में है तो इस प्रश्न को लिखा जा सकता है ना, इसलिए हमने पॉइंट बता दिया है। और जब हमने महामारी का परिभाषा लिखा था ना, प्रभाव वहां भी दिखता है, नहीं दिखता है? बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होना, बीमार पड़ना, दिव्यांग होना, है ना, आजीविका खो देना, पारिवारिक विघटन होना, यही सब है ना। तो बस यही तो आएगा इसमें कि सामाजिक रूप से क्या होगा, आर्थिक रूप से क्या होगा, ये आपको बताना है, हो जाएगा। अन्य में आपको देखना है कि महामारी का वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव हुआ था, है ना, वैश्विक स्तर पर। तो वैश्विक स्तर पर प्रभावों में आप देखेंगे एक राजनीतिक प्रभाव को, राजनीतिक प्रभाव, और दूसरा आप देखेंगे वैश्विक स्तर पर आर्थिक प्रभाव को, आर्थिक प्रभाव को, है ना। ये दो आर्थिक प्रभाव में क्या, अर्थव्यवस्था में मंदी आई थी, वैश्विक अर्थव्यवस्था में, क्योंकि पूरी फ्लैट बंद था सारे जगह ना। तो वैश्विक स्तर पर आर्थिक प्रभाव हम क्या लिखेंगे कि कोविड के कारण क्या था कि संचार आगमन के साधन पूरी तरीके से क्या थे, विश्व स्तर पर बंद थे, जिसके कारण विश्व व्यापार में क्या हुई, गिरावट आई। विश्व व्यापार में गिरावट के साथ क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, और बेरोजगारी बढ़ने के कारण क्या हुआ, पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आया था, है ना। अब यहाँ पर अगर कुछ डेटा आप निकाल के बता देंगे कि हाँ किस तरीके से व्यापार में गिरावट आई और वैश्विक मंदी आई, तो वो और अच्छा हो जाएगा। राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ, राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ, क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के साख में गिरावट आई, इससे आई कि नहीं आई? क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगा कि महामारी को फैलाने में ये चीन के साथ मिला हुआ है। अमेरिका ने, हमने कहा कि उसके ऊपर फंडिंग बंद कर दे। और क्या पश्चिमी देश और चीन के बीच संबंध में थोड़ा सा तनाव हुआ या नहीं हुआ? आप किसी देश के ऊपर बार बार आरोप लगाएंगे कि तुम्हारे यहाँ से महामारी निकला, तो फिर उन देशों के बीच अच्छे संबंध रह सकते हैं। अब चीन का बार बार कहना था कि नहीं भाई, ये हमारे यहाँ से इंस्टीट्यूट से नहीं निकला है, निकला हमारे यहाँ से, ये सही है, लेकिन ये मीट बाजार से निकला है। जबकि पश्चिमी देश इस पर क्या आरोप लगा रहे थे कि नहीं, तुम्हारे इंस्टीट्यूट से निकला हुआ है, जो रिसर्च संस्था है वहां से। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसने एक तनाव का माहौल उत्पन्न जरूर कर दिया था। इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना होगा, हो जाएगा। लेकिन क्या महामारी के प्रभाव में अगर हम कोविड के हिसाब से चलें तो कोविड-19 का कुछ सकारात्मक प्रभाव हुआ था? तो कहते हैं मानव के समक्ष जब भी चुनौतियां आती हैं, अवसर के साथ आता है ना। तो आप देखिए कोविड का क्या प्रभाव सकारात्मक हुआ था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका कुछ प्रभाव पड़ा वो, और दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव को हम क्या लिखेंगे? क्या इससे ये नहीं क्लियर हो गया कि ऐसे महामारी को लड़ने के लिए वैश्विक सहयोग जरूरी है ना, कि नहीं है? ये क्लियर हो गया था उस समय कि इस तरह की महामारी से अगर आपको लड़ना है, बचना है, तो विश्व स्तर पर देशों के बीच सहयोग क्या होना चाहिए, होना ही चाहिए। और भारत इसका मिसाल बना था ना, हम लोग बने थे ना, हमने अपने पड़ोसी देशों को क्या किया था, वैक्सीन दिया, खाद्यान्न दिया, सारी सुविधाएं दी। भारत को भी मिला था बहुत सारे देशों से, रूस ने, ब्रिटेन ने, जो भी जिसके पास सुविधाएं थी सब ने। तो इस महामारी ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया है। अगर आप बड़े तौर पर देखेंगे तो पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। बस आपको सोचना है और लिखने की कला आनी चाहिए कि पॉजिटिव कैसे और निगेटिव कैसे है। ये राष्ट्रीय स्तर पर जब हम भारत में आएंगे तो क्या इस महामारी के कारण वायु प्रदूषण में कमी आई थी? वायु प्रदूषण में कमी, क्योंकि वाहन सब बंद थे, लॉकडाउन की स्थिति थी, तो वायु गुणवत्ता काफी क्या हो चुका था, सुधर गया था। दूसरा, इसके कारण क्या एक तरीके से हम कह सकते हैं
कि खान पान खान पान पर लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं। हम ऐसे फूड पर ध्यान देने लगे, उस समय एक शब्द चर्चा में था, इम्यूनिटी, याद है ना। और पेपर में बार बार आता था कि हम इस तरह के खाद्य पदार्थ को खाकर अपनी इम्यूनिटी को क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो हमने जरूर खान पान पर ध्यान देना जरूर किया। क्या कोविड ने शाकाहार को बढ़ावा दिया है? शाकाहार को बढ़ावा, कि लोगों को लगने लगा कि उस मांस के कारण ये बीमारियां हो रही है, तो शाकाहार को इसने क्या किया है, बढ़ावा दिया है। क्या साफ सफाई पर हमने ध्यान दिया इसके कारण? साफ सफाई पर अब फिर कम कर दिया है ना। पहले क्या होता था कि कोविड का दौर था, हम जब भी घर से बाहर निकलते थे और घर पर आते थे तो साबुन से अच्छे से हाथ धोना, सैनिटाइजर यूज करना। अब भी कुछ लोग मास्क लगा के निकलते हैं। कोविड से पहले कोई मास्क लगा के निकलते थे? बिल्कुल नहीं। आज भी जो थोड़ा सा कॉन्शियस है, एयर पॉल्यूशन से बचना चाहता है, वो क्या करता है, मास्क लगा के निकलता है। तो हमने साफ सफाई पर ध्यान दिया। फिर इसके कारण क्या हुआ कि ऑनलाइन शिक्षा, है ना, ऑनलाइन शिक्षा काफी घर घर तक पहुंच गया, ऑनलाइन शिक्षा हुआ। फिर इसने राशन मिला, देखो, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम की कल्चर को लोकप्रिय कर दिया, अधिक कर दिया, है ना। उस समय आप देखे होंगे बहुत सारी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम किया, आज भी जारी है उनका, क्योंकि इससे बहुत लाभ है। कंपनी, बहुत सारी कंपनियों ने अपना ऑफिस तक बंद कर दिया है। जैसे मेरा एक भतीजा है, कॉग्निजेंट कंपनी में काम करता है, सॉफ्टवेयर कंपनी है वो, और उसकी कंपनी ने बंद कर दिया अपना गुड़गांव का कार्यालय, वो कर दिया है कि आजीवन अब आपको वर्क फ्रॉम होम ही करना है। अब देखो इससे क्या फायदा है ना, कंपनी को बहुत फायदा है। आप देखिए उसके रेंट बच गए, बिजली का बच गया, पानी का बिल बच गया, सारा काम उससे ज्यादा ले रहा है। ऑफिस में 8 घंटे, जो है मेरा भतीजा वो कहता है कि चाचा अब तो 10-10 घंटे काम लेता है। तो आप समझिए काम उसको आउटपुट ज्यादा मिल गया, लेकिन इसने क्या कर दिया, वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को लोकप्रिय कर दिया है। तो वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति। और क्या इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ा? पॉजिटिव प्रभाव पड़ा कि हम जैसे लोगों को परिवार के साथ रहने का अवसर मिला, परिवार के साथ रहने का समय मिला। हालांकि इसका एक रिपोर्ट ये भी है कि कोविड के समय महिला उत्पीड़न बढ़ गई थी, है ना। हाँ बिल्कुल, मैं दोनों बात बता दे रहा हूं आपको। और उसका रीजन ये है ना, देखो अब घर में रहेंगे तो दो बर्तन टकराएंगे ही, है ना, और वो टकराना स्वाभाविक है। तो उस समय ये रिपोर्ट है और सही है कि उस, अब देखो लोग बेरोजगार थे, खर्च आपके कम हो नहीं रहे। देखो सबसे बड़ी समस्याएं क्या होती है ना, कि जो, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप लोग ये मत समझिएगा। और जो ऑनलाइन है, नहीं तो आजकल क्या होता है ना कि लोग क्लिप काट के डाल दिया, आगे पीछे टीचर ने क्या बोला उसका कुछ पता नहीं। ये सर जो है से महिलाओं की निंदा कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब नहीं, देखो पुरुषों के साथ क्या चुनौतियां होती है, ये अगर महिलाएं जान ले तो शायद लड़ाई झगड़े बहुत कम हो जाएंगे। सबसे बड़ी, नहीं, मैं ये नहीं कहता कि महिलाओं के साथ चुनौतियां नहीं होती है, चुनौतियां उनके साथ भी है, हर एक जगह हर एक स्तर पर है। लेकिन कई बार अब देखो कोविड के समय क्यों बढ़ा, अब देखो भाई खर्च तो आपका जो होना है हो ही रहा है, रेंट जाना है, शिक्षा पर जो खर्च, कॉलेज स्कूल वालों ने क्या कर दिया था, ऑनलाइन स्कूल कर दिया था, सप्ताह में 4 दिन होगी नहीं 1 घंटे, लेकिन आपका फीस तो जाना है। अब वो पुरुष जिसका इनकम बंद हो चुका है, उसके एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, उसका टेंशन होना स्वाभाविक है, वो टेंस हो ही जाता है। और ऐसे टेंस भरे वातावरण में आप उसको और टेंशन देने का प्रयास करेंगे तो वो टकराव होना स्वाभाविक है। तो वो एक दौर था जो उसके कारण कुछ ऐसी चीजें बढ़ी, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि लोगों को अपने घर परिवार में रहने का अवसर मिला। लॉकडाउन है, 3 महीने 4 महीने आप कहीं नहीं गए, तो हम जैसे लोग जो वो एक तरीके से धुमंतु भोटिया होते हैं हम लोग, 2 महीना वहाँ 1 महीना वहाँ 1 महीना यहाँ 1 महीना यहाँ है, आप क्लास ले रहे हैं, परिवार के साथ रहने का समय मिलता नहीं है आपको। तो हम जैसे लोगों को क्या हुआ, थोड़ा सा वो चीजें मिले। क्या इसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रभावित किया? मेडिसिन सबका आविष्कार हुआ ना,
तो इसका प्रभाव ये हुआ कि विज्ञान के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा मिला। विज्ञान के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा मिला, है ना। तो और इसी का परिणाम था ना कि कोवैक्सीन आया। कोवैक्सीन आया, इसी का परिणाम था कि कोविडशील्ड आया। कोविडशील्ड आया, इस तरीके से, है ना। तो इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ, ये भी हमें ध्यान में रखना है। अगला सेगमेंट क्या है? प्रबंधन की दिशा में प्रयास। लिखेंगे भारत में जैविक आपदा प्रबंधन की दिशा में प्रयास। भारत में जैविक आपदा प्रबंधन की दिशा में प्रयास। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, लिखिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। सही हूं मैं? हेल्थ स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है। अतः महामारी नियंत्रित करना या महामारी नियंत्रण करना, अतः महामारी नियंत्रित करना राज्य सरकारों का, महामारी नियंत्रित करना राज्य सरकारों का प्राथमिक कार्य है। प्राथमिक कार्य है। दूसरा पॉइंट लिखिए महामारी नियंत्रण के लिए केंद्र स्तर पर, महामारी नियंत्रण के लिए केंद्र स्तर पर, केंद्र स्तर पर परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, केंद्र स्तर पर परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय है। तीसरा परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय है। तीसरा जैविक जैविक युद्ध एवं आतंकवाद, जैविक युद्ध एवं जैविक आतंकवाद, जैविक आतंकवाद, इसका क्या अर्थ हुआ? जैविक युद्ध का या जैविक आतंकवाद का? जैसे जैविक युद्ध का अर्थ है कि अगर युद्ध हो रहा है तो युद्ध में महामारी फैलाने वाले एजेंटों का उपयोग कर लिया जाए, जैसे कि विषाणु है, जीवाणु है, कवक का यूज करके किसी दूसरे देश में महामारी फैला दिया जाए। या जैविक आतंकवाद का अर्थ यही हो गया कि जो व्यक्ति, कोई संगठन है कहीं पर थ्रेट उत्पन्न करने के लिए किसी व्यक्ति के सहारे वो विषाणु, जीवाणु, कवक के संक्रमण का प्रसार करता है। एक मूवी आई थी कयामत मूवी, बॉलीवुड की, आपने अजय देवगन वाला देखा होगा, है ना। इसी पर है ना वो मूवी कि लास्ट में वो वेपन यूज करने का कोशिश करता है जिसमें वायरस लोडेड होता है और रहता है कि अगर ये जाके वहां डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो पूरे महामारी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। दैट इज कॉल्ड जैविक आतंकवाद, क्योंकि वो एक टेरर ग्रुप था। और जैविक युद्ध का अर्थ होता है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण हमने शुरू में भी दिया था, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने एजेंट ऑरेंज का यूज किया था वियतनाम युद्ध के दौरान, और उसका रीजन था कि उस वो जो रसायन था उसके यूज होने से वियतनाम में जितने भी वन थे सब खत्म हो गए। तो वियतनाम के जो भी गुरिल्ला छापा मार थे वो दिखने लगे थे और बाद में अमेरिका ने उनको खोज खोज कर मारना शुरू किया। नहीं तो वियतनाम युद्ध एक ऐसा युद्ध था शीत युद्ध के दौर में कि लग रहा था कि अमेरिका घुटने यहाँ फिर से एक बार टेकेगा।
और टेक ही चुका था लगभग। और लेकिन वही एजेंट ऑरेंज यूज करने के बाद जितने भी वन थे, जंगल थे, सब वहाँ खत्म हो गया। बाद में गोरिल्ला छापा मार दिखने लगे तो फिर खोज खोज कर उसे सफा करने लगे थे। तो इसका अर्थ है जैविक युद्ध, हम इसको कहेंगे। ठीक है, तो जैविक युद्ध एवं जैविक आतंकवाद के लिए गृह मंत्रालय के लिए गृह मंत्रालय के लिए गृह मंत्रालय एक नोडल एजेंसी है। गृह मंत्रालय एक नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी का क्या अर्थ होता है? ऐसा कोई संगठन, ऐसी कोई एजेंसी जिसके देख रेख में सारे कार्य होते हैं, जिसके निगरानी में सारे कार्य होते हैं। फिर अगला लिखेंगे चौथा, संचारों या संक्रमण की जांच के लिए, संक्रमण की जांच के लिए, संक्रमण की जांच के लिए रसायन संचारी रोग संस्थान है। रसायन संचारी रोग संस्थान है। पांचवा लिखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2019, पढ़े हैं ना हम लोग, याद होगा कुछ। आपदा प्रबंधन योजना 2019 राज्य एवं केंद्र को, राज्य एवं केंद्र को, राज्य एवं केंद्र को महामारी नियंत्रण के लिए, राज्य एवं केंद्र को महामारी नियंत्रण के लिए विधिक ढांचा उपलब्ध कराता है। विधिक ढांचा उपलब्ध कराता है। इस लाइन का अर्थ समझ गए? इस लाइन का अर्थ ये हुआ कि इस अधिनियम ने या इस योजना ने यह प्रावधान किया था कि महामारी नियंत्रण के लिए केंद्र और राज्य कौन से विधि को अपना सकते हैं। कोविड-19 के दौरान जितना भी केंद्र और राज्य के द्वारा कोविड संक्रमण को रोकने के लिए कार्य किया गया था, सब इसी अधिनियम के तहत, क्योंकि ये एक लीगल फ्रेमवर्क देता है कि आपको महामारी नियंत्रण के लिए क्या क्या करने हैं, वो इसमें है। तो हमें उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं, केवल ये कि ये विधिक ढांचा एक इंफ्रास्ट्रक्चर देता है कि किस तरीके से आपको महामारी नियंत्रण करना है। छठा एक पॉइंट और लिखिए, लिखिए लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन के दौरान लोक सेवक या लोक सेवकों, इनमें से किन की इच्छा है कि वो लोक सेवक बने? सबकी इच्छा है। लॉकडाउन के दौरान लोक सेवकों के आदेशों की अवहेलना करना, लोक सेवकों के आदेशों की अवहेलना करना, लोक सेवकों के आदेशों की अवहेलना करना भारतीय विधि संहिता के अनुसार, लोक सेवकों के आदेशों की अवहेलना करना भारतीय विधि संहिता इंडियन पिनल कोड के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। भारतीय विधि संहिता के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। इसी प्रकार, इसी प्रकार क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करना, हाँ, इसी प्रकार क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करना, क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करना भी, क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करना भी दंडनीय अपराध माना गया है। दंडनीय अपराध माना गया है। इसमें दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट यह है कि जब आप कहीं पर एसडीएम रहेंगे, कलेक्टर, लोक सेवक का क्या अर्थ हुआ? जो आप प्रशासनिक अधिकारी बन के जाएंगे।
तो आप कहीं के एसडीएम हैं, कलेक्टर हैं, तो उस समय आपके द्वारा लोगों की सुरक्षा के लिए जो दिशा निर्देश जारी किया गया, अगर वह दिशा निर्देश कोई नहीं मानता है, उसको तोड़ता है, तो फिर वो ऑफेंस है, उसके लिए उसको क्या किया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है। और दूसरा क्या है, क्वारंटीन, वो 14 दिन का था ना कि भाई आप अगर संक्रमित होते हैं तो 14 दिन आपको क्या होना है, आइसोलेट हो जाना है। और वो 14 दिन के लिए तो प्रथम तैयार था, उसमें था कि 14 दिन के बाद आप जांच कराएंगे, जांच कराने के बाद जब आप निगेटिव आएंगे तब आपको सार्वजनिक जीवन में आना है। अगर आप नहीं निगेटिव आए हैं तो फिर एक सप्ताह के लिए आइसोलेट होइए, फिर एक सप्ताह के बाद टेस्ट कराइए, देन आफ्टर आप सोशल लाइफ में आइए अगर आप नेगेटिव पाए जाते हैं तो उसमें यह भी है इंडियन पिनल कोड में कि अगर कोई व्यक्ति क्वारंटीन के नियमों की अवहेलना करता है, संक्रमित होने के बाद अगर वो बाहर घूमता है तो वो दंडनीय अपराध बनाया गया। क्लियर है? तो आज यहीं रुक जाएंगे, कल आपकी लास्ट क्लास रहेगी। अब तो कुछ खास टॉपिक बचा है नहीं, है ना? तो कल कुछ जो बचे खुचे चीज हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू।